बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आइए देख लेते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत भी हम कक्षा 9 की पढ़ाई से करते हुए विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे। इसके बाद सामाजिक विज्ञान का पार्ट शांति के प्रयास को और आगे पढ़ेंगे। इसके बाद कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए हम गणित में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पाठ को पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान में एक नया पाठ निर्माण उद्योग को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अपना कॉपी और कलम ले लीजिए और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, परमाणु की संरचना जो अध्याय हम कर रहे थे उसका आज हम करेंगे दूसरा भाग। इससे पहले भाग में हमने थोड़ी सी डेफिनेशन देखी थी और कुछ गुणधर्म जाने थे जहां पर हमें एटम थोड़ा और अच्छे से समझ में आया था। चलिए इस वाले भाग में हम एटम की थोड़ी सी और चीज़ों को जानते हैं, कुछ और गुणधर्म के बारे में जानते हैं, जैसे कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। और उसके बाद हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल देखेंगे जो मॉडल दिया था सर थॉमसन ने। अब जो थॉमसन थे वो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत रिसर्च करी, बहुत सारा काम किया और फाइनली उन्होंने पाया कि जो एटम होता है वो एक तरबूज जैसा दिखता है। तो लोगों को ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई, तो उन्होंने इस जो मॉडल था उसे रिजेक्ट किया। काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और फाइनली हमें रदरफोर्ड का मॉडल मिला जो उससे इम्प्रूव था। अब यहाँ पे थॉमसन की सबसे बड़ी सक्सेस ये थी कि उन्होंने कुछ स्टार्ट किया, यानी कि उन्होंने ये देखा कि एटम का एक मॉडल देने की ज़रूरत है। और थॉमसन का ये जो मॉडल जैसे ही आया तो भले ही ये बहुत ज़्यादा गलत था, इससे काफ़ी सारे साइंटिस्ट इंस्पायर हुए ये पता करने के लिए कि एक्चुअल में एटम कैसा दिखता है। और उसी के अंत में हमें फिर बोहर का मॉडल मिला जो काफ़ी हद तक एक सही एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन को देखते हुए। अब परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर कहीं Z लिखा मिले उसका मतलब परमाणु क्रमांक है। अब डेफिनेशन की बात करें तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब अगर परमाणु की बात करें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर ही होते हैं, तो आप दोनों में से किसी की भी संख्या को परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 2 है तो कुछ भी हो जाए वो तत्व जो होगा वो हमेशा हीलियम का एटम होगा, क्योंकि हीलियम के एटम के अलावा किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक 2 नहीं हो सकता। तो हमने जितने भी तत्व हैं सबको एक अनोखा परमाणु क्रमांक दे रखा है। अगर किसी भी चीज़ का परमाणु क्रमांक उसके इक्वल है यानी कि वो उसका एटम है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में 3 चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है 12, प्रोटॉन होता है 11। और जैसा कि आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक परमाणु में हमेशा बराबर होते हैं। अब परमाणु में बराबर होने का मतलब क्या है, कई बार क्या करता है सोडियम जो होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो उससे क्या होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर तो नहीं रहे, परंतु जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो वो परमाणु नहीं रहता बल्कि आयन बन जाता है। तो एक परमाणु में हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि आयन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हों। तो ये डिफरेंस होता है परमाणु और आयन में। चलिए अब एक और बात जान लेते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि परमाणु में क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। इससे हमें पता चलता है कि जो एक परमाणु होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ऐसा कैसे, चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज होता ही नहीं, तो उसकी बात ही नहीं करनी। तो प्रोटॉन अगर एक है तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, प्लस का 1.6 गुने में 10 की पावर -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन है तो कितना होगा, उतना ही चार्ज होगा, बस माइनस में होगा। अब प्लस और माइनस एक ही जगह पे हैं तो दोनों मिलके क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, अल्टीमेटली जो हमारा एटम मिलेगा यानी कि परमाणु मिलेगा उसका कुल आवेश होगा 0। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा तो तभी होगा जब सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि उस एटम में जिसका परमाणु क्रमांक 1 हो। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। सोडियम में क्या होता है,
11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इधर का नंबर भी 11 से मल्टीप्लाई होगा, उधर का नंबर भी 11 से मल्टीप्लाई होगा। बात अभी भी बराबर है कि दोनों को जोड़ने पे 0 आएगा, यानी कि कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0। तो जितने भी एटम हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, लगभग 118 एलिमेंट हैं, उन सब के ऊपर क्या होता है, कुल आवेश 0 होता है। आप ऐसा समझ के चलिए। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरी क्वांटिटी की, जो कि है द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या क्या होता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। यस, ए फॉर एप्पल वाला ए। और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल को द्रव्यमान संख्या या फिर मास नंबर कहा जाता है। अब मास नंबर यानी कि द्रव्यमान की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दिया और इलेक्ट्रॉन को भूल गए। ऐसा क्यों, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। दरअसल इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं और बाकी दोनों को जोड़ के एक लगभग मास कितना होगा वो बता देते हैं। तो होपफुली आपको मास नंबर समझ आ गया होगा। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हीलियम का एटम है और आपको बताना है कि इसका मास नंबर कितना होता है। अब हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं। तो इसका मास नंबर कितना होगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करना है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ने पे हमें द्रव्यमान संख्या कितनी मिलती है, 4। तो हीलियम के एटम का जो द्रव्यमान संख्या है वो कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही हम बाकी सारे एटम का भी द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। दरअसल इस चैप्टर में इस क्वेश्चन भी आते हैं जहां पर आपको एटम का या फिर किसी कंपाउंड का द्रव्यमान संख्या निकालना होता है, तो उसको हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल चलिए देखते हैं एक सर थॉमसन जो थे, उन्होंने जो मॉडल दिया था वो एक तरबूजा कैसे बना। दरअसल थॉमसन का वो जो मॉडल था वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के बनाया गया था, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं थी, तो उनके पास बहुत कम एक्सपेरिमेंट्स थे जिनकी मदद से उन्होंने अपना ये जो डायग्राम या जो भी मॉडल था वो दिया था। और वो मॉडल दिखता था एक तरबूजे की तरह। ऐसा कैसे, दरअसल तरबूजा किस तरीके का होता है, अंदर से पूरा लाल होता है और बीच में कहीं कहीं पर उसके अंदर सीड्स यानी कि बीज होते हैं। थॉमसन का कहना था कि जो एक एटम होता है वो लगभग तरबूजे जैसा ही होता है, और उनका जो कहना था वो ये था कि जो हमारा तरबूजा होता है उसको ऐसे समझ लीजिए कि वो एक घनावेशित गोला है, यानी कि जो पूरा रेड वाला भाग है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर जो बीज रखे हुए हैं वो बीच बीच में कहीं पे जो बीज हैं वो नेगेटिव चार्ज है। यानी कि एक पूरा गोला बना हुआ है पॉजिटिव चार्ज का, और उसके अंदर बीच बीच में छोटे छोटे बीज हैं नेगेटिव चार्ज वाले। अब देखा जाए तो एक्चुअल मॉडल में क्या होता है, ये जो बड़ा वाला गोला उन्होंने बनाया वो सेंटर में होता है, और इलेक्ट्रॉन वो सही बता रहे थे कि आसपास बिखरे हुए होते हैं। तो ये काफ़ी हद तक एक रियल एटम को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, परंतु वो इसे बहुत अच्छे से बना नहीं पाए और इस वजह से इसे रिजेक्ट किया गया था। यहाँ पर उन्होंने नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन बताया था और पूरा पॉजिटिव स्फेयर था। इस बात को आप याद रखिएगा, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। उन्होंने एक और बात कही कि जो पॉजिटिव स्फेयर था और उसके अंदर जो घनात्मक आवेश था, ये दोनों ही परिमाण में समान होते हैं, और इसलिए एक परमाणु जो होता है वो वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। तो यहाँ पे वो सही थे, क्योंकि एक परमाणु वास्तव में वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो दोनों मिलके आपस में एक दूसरे का आवेश खत्म कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या जाना। इस वीडियो में हमने जाना परमाणु क्रमांक के बारे में, द्रव्यमान संख्या के बारे में, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल जो कि था थॉमसन का मॉडल। अब थॉमसन का मॉडल तो रिजेक्ट कर दिया गया, तो मतलब हमें एक नया मॉडल चाहिए। तो अगली वीडियो में हम उसी की बात करेंगे जो कि है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये मॉडल भी काफ़ी हद तक सही था, बट इसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें थी। वो दिक्कतें क्या थी और ये मॉडल क्या था, इन सबको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम
अध्याय 11 मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाएं की भाग 2 की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रासायनिक आपदाओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम प्रमुख आपदाएं से। दोस्तों, जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, प्रमुख आपदाओं में 3 आपदाएं हैं, जैसे कि नाभिकीय आपदाएं, रासायनिक आपदाएं और जैविक आपदाएं। मित्रों, नाभिकीय आपदाओं की चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में हम रासायनिक आपदाओं की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम रासायनिक आपदाओं से। दोस्तों, जैसे जैसे विश्व में औद्योगिक विकास हुआ, उसी के साथ साथ कई समस्याओं का भी विकास हुआ। दोस्तों, औद्योगिक उत्पाद से जुड़ी समस्याओं में रासायनिक पदार्थों से उत्पन्न हुई समस्या एक आपदा का रूप ले ली है। दोस्तों, इस आपदा को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है विषैले रासायनिक उत्पाद, दूसरा है रासायनिक युद्ध सामग्री के उपयोग से उत्पन्न आपदाएं और तीसरा है रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसाव और कचरे से उत्पन्न आपदाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा रासायनिक आपदाओं पे जारी रखते हुए सबसे पहली रासायनिक आपदा विषैले रासायनिक उत्पाद अर्थात टॉक्सिक केमिकल प्रोडक्ट्स पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह आपदा शीघ्र अनुभव नहीं की जाती है और इसका सर्वाधिक प्रभाव कृषि उत्पादन पे देखने को मिलता है। दोस्तों, रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्रयोग से न केवल मृदा की सूक्ष्म जीवों का विनाश हो जाता है, बल्कि उनसे उत्पाद भी विषैले हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर उसका उपयोग लगातार किया जाए तो इससे कई बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, जो कभी-कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है। दोस्तों, कीटनाशक के प्रयोग से खेत और तालाब के जल भी जहरीले हो जाते हैं, जिसके कारण पालतू पशु और मनुष्य पे भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा रासायनिक आपदा पे जारी रखेंगे। दोस्तों, बात हम कर रहे हैं विषैले रासायनिक उत्पाद की। तो दोस्तों, महानगरों में परिवहन से निकले कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का जानलेवा असर श्वास नाली, त्वचा, आंख और अन्य संवेदनशील अंगों पे पड़ता है। दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी के कारण जानलेवा घुटन की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। अतः दोस्तों, इस आपदा के लिए भी एक अंतरराष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह विकसित किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा रासायनिक आपदाओं पे जारी रखते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विषैले रासायनिक उत्पाद अर्थात टॉक्सिक केमिकल प्रोडक्ट्स की। दोस्तों, अम्लीय वर्षा अर्थात एसिड रेन भी अप्रत्यक्ष आपदा है, जो दामोदर घाटी प्रदेश में एक गंभीर समस्या है। दोस्तों, इससे वनस्पति, मृदा और जल में अम्ल अर्थात एसिड की मात्रा में भारी वृद्धि हो जाती है। मित्रों, एसिड रेन का मुख्य कारण औद्योगिक उत्सर्जन के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रभाव के कारण होती है। दोस्तों, आप
इस चित्र के माध्यम से एसिड रेन के फॉर्मेशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा रासायनिक आपदाओं पे जारी रखते हुए अब हम रासायनिक युद्ध सामग्री के उपयोग से होने वाली आपदाओं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही यह रासायनिक आयुधों का प्रयोग होता रहा है। जर्मनी द्वारा लाखों यहूदियों की हत्या सिर्फ एक गैस घर में ही कर दी गई थी। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक पे सिर्फ इस वजह से हमला किया क्योंकि इराक ने बहुत सारे मात्रा पे या बहुत बड़े पैमाने पे रासायनिक आयुधों का संग्रह कर रखा है। दोस्तों, रासायनिक आयुध के अंतर्गत अनेक जहरीले गैसों के प्रयोग के साथ साथ विस्फोटक पदार्थ में भी ऐसे गैस शामिल होते हैं जिनके प्रभाव से त्वचा में जलन और क्रमशः गलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसके प्रभाव से घुटन, बेहोशी और मृत्यु की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा रासायनिक आपदाओं पे जारी रखते हुए अब हम रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसाव और कचरों से उत्पन्न आपदाओं की चर्चा करेंगे। दोस्तों, रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसाव भी एक बहुत बड़ी आपदा का रूप ले लेता है। इस आपदा की सबसे मुख्य उदाहरण भोपाल गैस घटना है। इस गैस घटना में हाइड्रोजन साइनाइड तथा अन्य अभिक्रिया उत्पादों सहित 45 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक अत्यंत जहरीली गैस कीटनाशक कारखाने से रिसकर हवा के साथ आसपास के क्षेत्रों में फैल गई थी। दोस्तों, यह घटना 2 और 3 दिसंबर सन 1984 को घटी थी और यह औद्योगिक जगत की सबसे बड़ी आपदा है। दोस्तों, इस गैस के कारण तत्काल करीब 2000 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन 10,000 से भी अधिक लोग अपंग हो गए। और यही नहीं दोस्तों, इसके प्रभाव से मरने वालों की संख्या सन 1989 तक वृद्धि होती रही। दोस्तों, इस घटना से जो लोग अपंग हुए उनमें श्वास की समस्या, अक्सर बुखार आना, लगातार कफ होना, मानसिक अपंगता, डिप्रेशन जैसी बीमारियां उत्पन्न हो गई थी। दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा रासायनिक आपदा पे जारी रखते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसाव और कचरे से उत्पन्न आपदाओं के बारे में। दोस्तों, भोपाल गैस के तरह ही तमिलनाडु के तुतीकोकीन में 5 जुलाई 1997 को तांबा गलाने के कारखाने में गैस रिसाव के कारण 90 लड़कियां प्रभावित हुईं। उन्हें उल्टी होना, छाती में जलन तथा निमोनिया जैसी बीमारी का शिकार बनना पड़ा और इसी प्रकार से अधिकतर पटाखे फैक्ट्री में तथा विस्फोटक पदार्थ के कारखानों में कार्य करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पे भी लगातार प्रतिकूल असर पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम रासायनिक आपदाओं पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम इसके प्रबंधन पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, रासायनिक आपदा से बचने के लिए तत्कालीन तथा दीर्घसूत्री दोनों प्रकार का प्रबंधन आवश्यक है। जब हम बात करें तात्कालीन प्रबंधन की, तो इसमें
सभी रासायनिक उत्पाद कारखानों के प्रांगण में पर्याप्त मात्रा में जल तथा अग्निशामकों की आवश्यकता है। दोस्तों, तत्कालीन प्रबंधन में ही सभी कारखानों में वायु मापन यंत्र का लगाना अनिवार्य होना चाहिए और साथ ही साथ वहां के मौजूद लोगों को यह बताना चाहिए कि गैस रिसाव की स्थिति में उन्हें वायु के उल्टी दिशा में जाना है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम रासायनिक आपदाओं के प्रबंधन पे चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तत्कालीन प्रबंधन की। तो दोस्तों, तत्कालीन प्रबंधन में रासायनिक कारखानों में कार्य करने वाले लोगों को मास्क और विशेष डिजाइनर के ट्राउजर और जूते की सुविधा भी अनिवार्य कर देनी चाहिए और दोस्तों, यह निश्चित अंतराल पे सभी लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण करवाना भी आवश्यक कर देना चाहिए और इसके अलावा रासायनिक उद्योगों की स्थापना सघन बसे क्षेत्रों से दूर हो यह स्पष्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, इन सब के अलावा सबसे प्रमुख बात यह है कि रासायनिक आयुध के उत्पादन और इस्तेमाल पे अंकुश लगानी चाहिए। बल्कि यही नहीं, यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इन आयुधों को रखने वाले देशों और उत्पादन करने वाले देशों को मिलके एक ऐसी नीति बनाने की जरूरत है जो इसके प्रयोग की संभावनाओं को न्यून अर्थात जीरो कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा रासायनिक आपदाओं को जारी रखते हुए इसके दीर्घ सूत्री प्रबंधन पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, बात हम करते हैं दीर्घ सूत्री प्रबंधन की, तो इसमें रासायनिक खाद के बदले जैविक उर्वरक का ही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO द्वारा वर्तमान समय में भारत के 80% कीटनाशक को अत्यधिक जहरीला तथा मानवीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला बताया गया है। इसलिए कीटनाशक के उपयोग की वृद्धि का संबंध नए संकर बीजों के उपयोग में वृद्धि से है और इन बीजों के उपयोग में भारी वृद्धि हुई है, किंतु ये उत्पादित पदार्थ मानवीय स्वास्थ्य के लिए चुनौती बनती जा रही है। इसलिए दोस्तों, इन बीजों की जगह पे परंपरागत बीजों की संरक्षण और इस्तेमाल की आवश्यकता है। दोस्तों, दीर्घ सूत्री प्रबंधन में हानिकारक गैसों को छोड़ने वाले औद्योगिक उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वह ऐसे तकनीक का उपयोग करें जिससे विषैली गैसों का न्यूनतम उत्सर्जन हो सके। इसके अलावा दोस्तों, वर्तमान समय में किसी आपदा के प्रबंधन की पहली अनिवार्यता यह है कि प्रभावित क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान, स्वच्छ जल और अनौपचारिक तथा आकस्मिक चिकित्सा उपलब्ध कराया जाए और इसके बाद घायल और मूर्छित लोगों को निकटतम अस्पताल पहुंचाया जाए। दोस्तों, इन सभी क्रियाओं के द्वारा रासायनिक आपदा प्रबंधन का कार्य अनुकूलतम अर्थात ऑप्टिमम स्तर तक किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हमने सीखा रासायनिक आपदाओं के बारे में तथा इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक। दोस्तों, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे जैविक आपदा पे। तब तक के लिए धन्यवाद।
हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय सांख्यिकी का भाग 5 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था माध्यक ज्ञात करना। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण और तोरण, जिसे इंग्लिश में हम ओजाइव कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, चित्र अक्षरों से अधिक अच्छी भाषा बोलते हैं। एक आलेखीय निरूपण हमें एक ही दृष्टि में उनसे संबंधित आंकड़ों को समझने में सहायक सिद्ध होता है। अभी तक आपने आंकड़ों को दंड आलेख, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज की सहायता से निरूपित किया है। चलिए अब हम आज संचयी बारंबारता बंटन को आलेखीय रूप से निरूपित करेंगे। संचयी बारंबारता बंटन को इंग्लिश में कहा जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हम देखने वाले हैं संचयी बारंबारता अर्थात क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आलेखीय निरूपण। तो चलिए सीखते हैं हम संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण एक उदाहरण के द्वारा। हमारा उदाहरण है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। स्क्रीन पर आपको वह बंटन दिख रहा होगा जिसमें एक तरफ लिखा गया है दैनिक मजदूरी रुपयों में और दूसरी ओर लिखा गया है श्रमिकों की संख्या। हमारा प्रश्न कहता है, उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका तोरण खींचिए। यानी कि हमें यहाँ पर जो बंटन दिया गया है इसे हमें परिवर्तित करना है एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में और फिर उसका तोरण खींचना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस बंटन को परिवर्तित करेंगे कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हल में हम सबसे पहले एक सारिणी बनाते हैं जिसमें एक ओर होगा दैनिक मजदूरी और दूसरी ओर होगा श्रमिकों की संख्या, और इस सारणी में हम दिए गए आंकड़ों को जिस प्रकार तथा जिस क्रम में दिया होता है बिल्कुल उसी प्रकार लिख देते हैं। अब हमारा अगला चरण होगा एक और सारिणी बनाना जिसमें एक ओर हो दैनिक मजदूरी रुपयों में और दूसरी ओर हो संचयी बारंबारता। चूंकि हमें इसे एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में परिवर्तित करना है, तो यहाँ पर हमारे जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं इसमें हम हमारे दिए गए वर्ग अंतरालों के संगत वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं का प्रयोग करेंगे। और हमारे वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं हैं 120, 140, 160, 180 और 200। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने ऊपरी सीमाओं का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि हमें इसे परिवर्तित करना है कम प्रकार में। तो अगर वर्ग अंतराल 100 से लेकर 120 है तो इसे हम कम प्रकार में लिख सकते हैं 120 से कम। उसी प्रकार से अगर हमारा वर्ग अंतराल है 120 से 140 तो कम प्रकार में हम इसे लिख सकते हैं 140 से कम। इसी प्रकार से हमारा जो तीसरा वर्ग अंतराल है वो है 140 से 160, तो यहाँ पर भी हम कम प्रकार में इसे लिख सकते हैं 160 से कम। इसी प्रकार से हमारा अगला वर्ग अंतराल हो जाएगा 180 से कम, और इसी प्रकार से 180 से 200 वाला वर्ग अंतराल भी कम प्रकार में हो जाएगा हमारा 200 से कम। तो इस प्रकार
हमने नया वर्ग अंतराल प्राप्त किया है जिसमें वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाओं का प्रयोग किया है। चलिए अब हम सीखते हैं कम प्रकार के संचयी बारंबारता ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमारे पहले वर्ग की संचयी बारंबारता हो जाएगी 12। उसके बाद हमारे अगले वर्ग की संचयी बारंबारता हो जाएगी 12 योग 14 यानी कि 26। इसी प्रकार से हमारे तीसरे वर्ग की संचयी बारंबारता हो जाएगी 26 योग 8 यानी कि 34। इसी प्रकार से हमारे अगले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता हो जाएगी 34 योग 6 यानी कि 40। इसी प्रकार से हमारे अगले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता हो जाएगी 40 योग 10 यानी कि 50। तो इस प्रकार से हमने हमारे दिए गए बंटन को परिवर्तित किया है कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में। तो यहाँ पर हमारे इस उदाहरण का पहला भाग खत्म हो गया है जिसमें हमें दिए गए बंटन को परिवर्तित करना था कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में। चलिए अब हम जानते हैं तोरण के बारे में कि तोरण क्या होता है। संचयी बारंबारता वक्र को हम तोरण कहते हैं। आइए अब हम सीखते हैं कि इस प्रकार के बारंबारता बंटन का हम तोरण किस प्रकार खींचेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आलेखीय निरूपण करने के लिए हमें सबसे पहले क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष को अंकित करना होता है। तो आंकड़ों को आलेखीय रूप से निरूपित करने के लिए हम क्षैतिज अक्ष पर वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं एक सुविधाजनक पैमाने लेकर अंकित करेंगे और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर वही पैमाना लेकर संचयी बारंबारताएं अंकित करेंगे। फिर हम ग्राफ पेपर पर ऊपरी सीमा संगत संचयी बारंबारता से प्राप्त क्रमित युग्मों के संगत बिंदुओं को आलेखित करेंगे। तो हमारे संगत बिंदु हैं 120,12, 140,26, 160,34, 180,40 और 200,50। आइए देखते हैं हम कि इन्हें हम ग्राफ पर किस तरह आलेखित करेंगे। सबसे पहले जैसा कि अभी मैंने कहा था, क्षैतिज अक्ष पर होगा हमारा वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर होगा हमारा संचयी बारंबारताएं, और फिर हम जो हमारे बिंदुएं थी उन्हें हम इस पर आलेखित करेंगे। ग्राफ पर बिंदुओं को आलेखित करने के बाद हम उन बिंदुओं को एक मुक्त मृदु हस्त वक्र द्वारा मिलाएंगे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्री हैंड स्मूथ कर्व, और यही प्राप्त की गई वक्र होगी हमारे कम प्रकार की एक संचयी बारंबारता वक्र अर्थात तोरण। तो इस प्रकार से आप तोरण खींच सकते हैं दिए गए बंटन सारिणी का। अब हमारा अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या तोरण किसी रूप में माध्यक से संबंधित है। आइए देखते हैं। यह जो हमने तोरण खींचा है, क्या हम यहाँ पर इस प्रश्न का माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। इसकी एक विधि है, वह विधि है कि ऊर्ध्वाधर अक्ष पर n/2 यानी कि 50/2, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 25 की स्थिति ज्ञात करके हम इस बिंदु से होकर क्षैतिज अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो कि उपरोक्त वक्र को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती होगी, और फिर इस बिंदु से क्षैतिज अक्ष पर लंब डाल देंगे। ये देखिए, ये हमने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 25 की स्थिति ज्ञात करके क्षैतिज अक्ष के समांतर एक रेखा खींची जो कि उपरोक्त वक्र को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और फिर हम इस बिंदु से क्षैतिज अक्ष पर लंब डाल देंगे और इस लंब के प्रतिच्छेद बिंदु से ही माध्यक निर्धारित हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से हम तोरण खींचने के बाद माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। स्क्रीन पर आपको वह बंटन दिख रही होगी। उपरोक्त बंटन को एक अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका तोरण खींचिए। यानी कि अभी अभी हमने जिस प्रश्न को हल किया था, यह भी वही प्रश्न है, लेकिन अब हमें यहाँ पर इस प्रश्न को अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलना है और फिर उसका तोरण खींचना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर।
हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम एक सारिणी बनाते हैं जिसमें एक ओर होता है दैनिक मजदूरी और दूसरी ओर होता है श्रमिकों की संख्या। इन दोनों कॉलम में हमें जो आंकड़े दिए गए होते हैं, हम बिल्कुल उसी प्रकार में सभी आंकड़ों को लिख देते हैं। इसके बाद हम एक और सारिणी बनाएंगे जिसमें एक कॉलम होगा हमारा दैनिक मजदूरी का और दूसरा कॉलम होगा संचयी बारंबारता का। चूंकि हमें इस बंटन को परिवर्तित करना है अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में, तो यहाँ पर हम हमारे दिए गए वर्ग अंतरालों की निम्न सीमाएं का प्रयोग करेंगे। और हमारे दिए गए वर्ग अंतरालों की निम्न सीमाएं हैं 100, 120, 140, 160 और 180। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर निम्न सीमाएं का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। निम्न सीमाएं का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इस बंटन को परिवर्तित करना है अधिक प्रकार में। तो अगर हमारी वर्ग अंतराल 100 से लेकर 120 है, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 100 से अधिक। उसी प्रकार से हमारा अगला वर्ग अंतराल हो जाएगा 120 से अधिक। इसी प्रकार से हमारा तीसरा वर्ग अंतराल हो जाएगा 140 से अधिक। उसी प्रकार से चौथा वर्ग अंतराल हो जाएगा 160 से अधिक। उसी प्रकार से पांचवा वर्ग अंतराल हो जाएगा 180 से अधिक। तो इस तरह हमने सभी वर्ग अंतरालों को परिवर्तित किया अधिक प्रकार में। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं इन सभी की संचयी बारंबारता। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा जो वर्ग है सबसे पहला वो है 100 से अधिक। तो 100 से अधिक की बारंबारता अगर देखी जाए तो वो बराबर होगा सभी दिए गए बारंबारता के योग के, और इन सब का योग है 50। तो हमारे 100 से अधिक वर्ग की संचयी बारंबारता आ जाएगी 50, क्योंकि 100 से अधिक तो सभी हैं। इसके बाद हमारे वर्ग 120 से अधिक की संचयी बारंबारता आ जाएगी 50 घटा 12 यानी कि 38। इसके बाद हमारे अगले वर्ग की संचयी बारंबारता आ जाएगी 38 घटा 14 यानी कि 24। इसके बाद हमारे अगले वर्ग की संचयी बारंबारता आ जाएगी 24 घटा 8 यानी कि 16। इसके बाद हमारे अगले वर्ग की संचयी बारंबारता आ जाएगी 16 घटा 6 यानी कि 10। तो इस प्रकार से हम अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन बनाते हैं, और यही बंटन हो जाएगा हमारा अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन। चलिए अब हम बनाते हैं इसका तोरण। तो दोस्तों, इसका तोरण बनाने के लिए भी हम सबसे पहले ग्राफ पर निरूपित करते हैं क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष को, और फिर निरूपित करते हैं बिंदुओं को। तो बिंदुओं को हम लिखते हैं, सबसे पहले आती है हमारी निम्न सीमा और फिर आएगी हमारी संगत संचयी बारंबारता। तो हमारे अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन के जो बिंदुएं आएंगी वो हो जाएगा 100,50, 120,38, 140,24, 160,16 और 180,10। तो आइए ग्राफ पर देखते हैं हम कि किस प्रकार से हम इसका तोरण खींचेंगे। ये रहा हमारा ग्राफ, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि क्षैतिज अक्ष पर हमने निरूपित किया है निम्न सीमाओं को और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर हमने निरूपित किया है संचयी बारंबारता को। इसके बाद जब हम सभी बिंदुओं को आलेखित करेंगे और फिर उसे मुक्त मृदु हस्त वक्र अर्थात फ्री हैंड स्मूथ कर्व द्वारा मिलाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होंगी तोरण। तो इस तरह हमने इस प्रश्न का तोरण खींचा। इसका माध्य भी आप उसी विधि से ज्ञात कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और फिर आपको प्राप्त हो जाएगा माध्यक। माध्यक आप एक और विधि से ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें आप एक ही अक्षों पर दोनों प्रकार के अर्थात कम प्रकार के और अधिक प्रकार के तोरण खींचकर प्राप्त कर सकते हैं। जब आप दोनों प्रकार के तोरण खींचेंगे तो आपको दिखेगा उसमें कि दोनों तोरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस बिंदु से अगर आप क्षैतिज अक्ष पर लंब खींचेंगे तो यह लंब क्षैतिज अक्ष को जहां काटता होगा वही होगा हमारे आंकड़ों का माध्यक। जैसे कि ये देखिए, इन दोनों बिंदुओं के प्रतिच्छेद पर जब हमने क्षैतिज अक्ष पर लंब खींचा तो यह लंब क्षैतिज अक्ष को जिस बिंदु पर काट रहा होगा वही होगा हमारे दिए गए आंकड़ों का माध्यक।
तो इस प्रश्न का माध्यक है हमारा 138.57। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम संचयी बारंबारता बंटन को आलेखीय रूप से निरूपित करते हैं और फिर उसका त्वरण खींचते हैं और फिर त्वरण से माध्यक ज्ञात करते हैं। इस प्रकार के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण। हम हमारी अगली वीडियो में सीखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। भारत में राष्ट्रवाद। आइए कुछ प्रश्नों और उनके उत्तरों के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर है, नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। यह आयोग 7 सदस्यीय था, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों, इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था तथा भारत का स्वशासन अर्थात भारत के स्वशासन संबंधी निर्णय लेना, ये सभी काम विदेशों को करना था। 3 फरवरी 1928 में बंबई पहुंचने पर साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडों से हुआ। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या चीजें रखी गई थी? दांडी यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत जो मुख्य बातें थीं वो इस प्रकार थी। हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना, स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों को जलाया जाना चाहिए। इसके अलावा लोगों का यह भी मत था कि सरकार को कोई कर अदा नहीं किया जाना चाहिए। औरतों को शराब की दुकानों के सामने धरना देना चाहिए। वकील अदालत छोड़ें तथा सरकारी कर्मचारी अपना पद त्याग करें। हर घर में लोग चरखा कातें और सूत बनाएं। सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए, तभी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एक बैठक हुई, जिसमें इसका नाम बदलकर अर्थात भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी तथा इसमें कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। यही कारण है कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस मनाई जाती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हमने अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया, जबकि हमारा संविधान तो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था? दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है, हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे पारित कर कुछ नियम लागू भी कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। यही कारण रहा कि संविधान के पहले पारित होने के बावजूद 26 जनवरी को ही इसके सभी नियमों और कानूनों को पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया और गणतंत्र दिवस मनाया गया। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, बदलता भारत, एक नया भारत।
बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयान अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है, और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें, और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं।
स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।